हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आज के सेशन में बेसिकली हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सैलरी। आज हम लोग का कितना नंबर क्लास होगा? वीडियो नंबर क्लास नंबर 7 है सैलरी का ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि कार फैसिलिटीज़, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा टैक्सेशन में ना। तो हम लोग कुल मिला के 9 केस पढ़े थे, 9 केस ना। एक्चुअली 3 केस है, हर एक केस में 3-3 है, तो टोटल कितना है? 9 केस है। तो हम लोग एक बार ना क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हम बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा उसका आंसर क्या होगा। तो पहला केस हम लोग क्या पढ़े थे कि गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का है। मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है ना। तो हम एक बार बोर्ड में थोड़ा लिखते भी हैं ताकि आपको समझ में आए। गाड़ी किसका है? एम्प्लॉयर का है, ठीक है ना। गाड़ी किसका? एम्प्लॉयर का है। गाड़ी का मतलब कार किसका? एम्प्लॉयर का है। प्लस उसको मेंटेन कौन कर रहा? एम्प्लॉयर ओन कर रहा और एम्प्लॉयर ही उसको मेंटेन कर रहा, ठीक है। तो कार किसका है? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर उसको ओन कर रहा और एम्प्लॉयर उसको मेंटेन कर रहा। मेंटेन का मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कौन बॉर्न एंड बेयर कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे 3 का आएगा ना। पहला है ऑफिस पर्पस के लिए, दूसरा है पर्सनल पर्पस के लिए, तीसरा है मिक्स पर्पस के लिए। ऑफिस यूज के लिए तो आपको पता है एग्जेम्प्ट होगा, और पर्सनल पर्पस के लिए 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार लेंगे, और हम लोग का जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो बताइए ऑफिस पर्पस के लिए क्या आएगा? ऑफिस के लिए तो सर एग्जेम्प्टेड होगा। क्या होगा? एग्जेम्प्टेड होगा। ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, हम लोग पढ़े थे। और पर्सनल के लिए क्या होगा बाबू? 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार प्लस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। और बोथ चल रहा है तो बोथ के लिए क्या है? छोटा गाड़ी है 1.6 सीसी या उससे कम है तो 1800 रुपया, और 1.6 सीसी से ज़्यादा है तो 1.6 सीसी से कम है तो कितना आएगा? रुपीस 1800, और 1.6 सीसी से ज़्यादा है तो 2400, और ड्राइवर के लिए 900 रुपया पर मंथ। अच्छा, ये सब क्या है? पर मंथ है, ठीक है। ये पर मंथ है, इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्ट 1.6 रहेगा तो क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे, ठीक है। ये पढ़े थे, पहला केस हम लोग पढ़े थे। दूसरा केस क्या है? अब गाड़ी किसका है बोलो तो? अब गाड़ी किसका है? कार किसका है? एम्प्लॉयर का है। कार को ओन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एंड मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन कर रहा है एम्प्लॉई। तो देखो पहला कंडीशन में क्या होगा? पहला क्या था? ऑफिस वाला ना। ऑफिस के लिए क्या होगा? बोलो ना। अच्छा, दूसरा केस में क्या होगा? सिर्फ मेंटेनेंस आएगा। क्यों मेंटेनेंस आएगा? क्योंकि गाड़ी, देखो दूसरा केस में क्या आएगा? दूसरा केस है पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए यहाँ पे दोनों अच्छा, परक्यूजिट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉयर का कॉस्ट। एम्प्लॉयर का कॉस्ट इनकर्ड हो रहा और एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा। यहाँ बताइए पर्सनल पर्पस में किसका बेनिफिट हो रहा? क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन तो एम्प्लॉय कर रहा, तो उसके लिए वो बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट उसको क्या हुआ? जो डेप्रिसिएशन होगा, 10% डेप्रिसिएशन ही तो बेनिफिट होगा ना। 10% वैल्यू ऑफ कार। वैल्यू ऑफ कार क्या ले लेंगे? परक्यूजिट ले लेंगे। इतना पढ़े थे। तीसरा केस में क्या ले लेते हैं? तीसरा केस में देखो सेम एज इट इज। तीसरा केस में देखो ये वाला 1800 क्या हो जाएगा बाबू? 600 हो जाएगा। छोटा गाड़ी रहेगा 1800 क्या बन जाएगा? 600 बन जाएगा। बड़ा गाड़ी रहेगा तो 900 बन जाएगा, ठीक है। ये पढ़े थे। तीसरा केस क्या आ गए थे बोलो तो? हम लोग क्या पढ़े थे तीसरे केस में? सर अब गाड़ी का मालिक कौन है? एम्प्लॉई है, और उसको मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर है। गाड़ी का मालिक कौन है? एम्प्लॉय ओन्ड कर रहा है कार को। प्लस मेंटेन कौन कर रहा है? मेंटेन कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन हुआ। 3 सिचुएशन क्या हुआ? बोथ पर्पस के लिए। चलो पहले बता देते हैं ऑफिस के लिए। देखो ऑफिस के लिए तीनों लाइन से एग्जेम्प्टेड है, तो ऑफिस के लिए क्या होगा? ऑफिस के लिए क्या होगा बाबू? एग्जेम्प्टेड, ठीक है ना। ओनली पर्सनल के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए क्या होगा?
मेंटेनेंस क्यों आएगा, मेंटेनेंस क्यों आएगा? तो आप तो 10% वैल्यू ऑफ द कार नहीं ले सकते, क्योंकि वो कार किसका है, एम्प्लॉई का है, तो एम्प्लॉई के लिए वो बेनिफिट नहीं हो पाएगा ना। बेनिफिट क्या होगा, जब उसको कोई दूसरा कुछ दे रहा है। देखो मेंटेन कौन कर रहा है, तो क्या लेंगे, ओनली मेंटेनेंस कॉस्ट। आगे बोलो 3 नंबर में। अच्छा बोथ होगा, तो बोथ के केस में क्या पढ़े हम लोग? अच्छा बोथ होगा, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी सेम एज इट इज हो जाएगा, बस जो एम्प्लॉयर का तुम्हारा खर्चा है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लोग को 1.6 सीसी से कम रहेगा तो 1800 लेते हैं ना, और इससे अगर ज़्यादा रहेगा तो 2400 लेते हैं। तो अभी हम लोग सेम देखो पहला केस की तरह करेंगे, 1800 2400। अगर एम्प्लॉयर का जो भी एक्सपेंस होगा और माइनस कर देंगे, अगर छोटा गाड़ी रहेगा तो 1800 × 12। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो अमाउंट आएगा इसको टैक्सेबल परक्यूजिट बोलेंगे। अगर बड़ा गाड़ी रहेगा तो 2400 रुपया महीना, उसको हम लोग परक्यूजिट बोल देंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो बोथ पर्पस में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना, यहाँ तक। ये सारा क्या है बाबू, अगर मान लो हम लोग का लॉग बुक, अब आपको क्वेश्चन में अगर बोल दिया लॉग बुक मेंटेन है या लॉग बुक मेंटेन नहीं है, तो आप समझ लेते हैं। अगर लॉग बुक मेंटेन नहीं है, तो जब लॉग बुक मेंटेन नहीं है तो इसी तरीके से होगा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन है व्हेन लॉग बुक इज मेंटेन, जब लॉग बुक है, बताइए बाबू, जब लॉग बुक है तब क्या होगा? लॉग बुक का मतलब होता है ना, वी हैव अ प्रॉपर ट्रैक, वी हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड कि गाड़ी कितना किलोमीटर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा और कितना किलोमीटर हम लोग का ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा। लॉग बुक का मतलब क्या होता है ना, हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, असर्टेन कर सकते हैं जो गाड़ी चल रहा है कितना किलोमीटर ऑफिस पर्पस के लिए चल रहा है, कितना किलोमीटर पर्सनल पर्पस के लिए। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे वी डोंट हैव रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब क्वेश्चन में साफ तौर से ये लिख देगा कि लॉग बुक दिया गया है, तो लॉग बुक दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब लॉग बुक है तो देखेंगे एम्प्लॉयर का खर्चा कितना है, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस कितना है। एक्सपेंस किस रिस्पेक्ट में बाबू, कि गाड़ी को मेंटेन एंड रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंसेस, मतलब गाड़ी को जो मेंटेन करते हैं उसका जो रनिंग एक्सपेंस हो रहा है वो 1 साल का एम्प्लॉयर का खर्च कितना है, मान लो कितना है, 1 लाख रुपया है। कितना है, 1 लाख रुपया है। एम्प्लॉयर का खर्च कितना हो रहा है, 1 लाख रुपया। और गाड़ी ना तुमको अब बता देगा बोथ पर्पस में कितना % यूज हो रहा। अब तुमको बोल दिया ना 60%, 60% क्या है, क्वेश्चन में बोल दिया 60% ना ऑफिस यूज है। बाबू टोटल हर दुनिया में हर चीज 100% होता है। अगर बोल दिया 60% ऑफिस यूज है तो 40% क्या है, पर्सनल यूज है। तो ऑफिस यूज तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है ना। हम अगर कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में हमको गाड़ी दिया जा रहा है, गाड़ी कंपनी का काम करने के लिए, वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, वो तो एग्जेम्प्ट होगा। टैक्सेबल कब होगा, वो गाड़ी से हम अपना पर्सनल यूज के लिए कितना % इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बोलो अगर ऑफिस यूज बोल देगा 60%, तो पर्सनल यूज कितना आएगा, 40%। अगर बोल देगा 40% पर्सनल यूज है तो ऑफिस के लिए कितना आएगा। हमको ऑफिस कोई हाल में देखना नहीं, हम पर्सनल पर्पस कितना यूज हुआ, पर्सनल पर्पस कितना यूज हुआ, 40%। तो अभी टैक्सेबल परक्यूजिट कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 1 लाख × 40%, कितना आएगा, 40,000। कोई बोला था 60,000, बाबू ऑफिस पर्पस के लिए नहीं, 60,000 तो एग्जेम्प्टेड होगा। हम बता रहे टैक्सेबल, हमको टैक्स कितने अमाउंट पे देना होगा, कितने अमाउंट पे देना होगा बाबू, 40,000 पे। मतलब 40,000 तो मेरे लिए टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है उसको तो लिखना ही नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो तो अमाउंट नील हो जाएगा। देखो कार वाला हम आपको पूरा बता दिए, जो एग्जाम में आएगा इसी में से आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा। देखो तो हम लोग क्या मानेंगे, लॉग बुक मेंटेन नहीं है। इन जनरल क्या मान के करते हैं क्वेश्चन में, लॉग बुक मेंटेन नहीं, और 99% चांसेस ऊपर वाला से ही देगा आपको। 0.1% चांसेस है जो ये आएगा, ये आने का चांसेस कम है। सिलेबस में है तो हम लोग पढ़ ले रहे, ठीक है ना, ये ऊपर से ही आएगा, तीनों केस में आएगा। सर ज़्यादा क्या आता है, देखो ज़्यादा इन लोग का ये फेवरेट है, रूल्स में सब है तो हम आपको पूरा पढ़ा दिए, ठीक है।
अभी हम लोग दूसरा केस मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, यहां तक पहले कॉपी कर लो। तो बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरएफए हम लोग का कंप्लीट मतलब कार फैसिलिटीज तो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग एचआरए भी कर चुके हैं और आरएफए भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आपको 2 घर देता है तो उसका रूल्स क्या होगा। मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन में आपको 2 घर दिया जाता है तो वो क्या होगा। अच्छा एक बार हम लोग ना पुराना रूल्स तो पढ़ेंगे नहीं ना। पुराना रूल्स क्या था कि वो 25 लाख से ज़्यादा होता है तो 15% ऑफ द सैलरी। अभी न्यू रूल्स आ चुका है तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आरएफए पहले हम लोग देते हैं, ये एज पर द कौन सा सेंसस है बाबू, 2011 एज पर 2011 सेंसस, ठीक है ना। अब बताइए पॉपुलेशन अगर यहाँ पे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पढ़ रहे नॉर्मल केस में। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़े थे। ये ओन्ड है, आइए डज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर दिया है ना रहने के लिए तो ओन्ड या डज नॉट ओन्ड हम लोग को वो निकालना होगा। तो अगर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है तो इसमें हम लोग कितना केस पढ़े थे बाबू, इसमें कितना केस पढ़े थे, 3 केस। पहला क्या है, अगर पॉपुलेशन हम लोग का, बोलिए ना, पॉपुलेशन कितना से ज्यादा है, अबव 40 लैक्स, तो कितना परसेंट ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल परक्यूजिट होगा, ठीक है। 2 नंबर में बताइए पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है और 40 लाख से कम है, तो इसके दरमियान होगा, तो बताइए 7.5% ऑफ सैलरी क्या होगा बाबू, टैक्सेबल परक्यूजिट आएगा। तीसरा बोलिए पॉपुलेशन कितना है, 25 लाख से कम है। कोई भी सिटी में, कोई भी जगह में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा जहाँ पे पॉपुलेशन 25 लाख से कम है तो वहाँ पे कितना आएगा, 5% ऑफ सैलरी, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना, जो भी परक्यूजिट आएगा, अगर घर दिया है तो हम लोग को मतलब घर दिया है ना, एग्जाम्पल के तौर से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर देता है रहने के लिए और उसका मालिक वो खुद है, तो टैक्सेबल परक्यूजिट हम लोग डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम लोग तीनों केस में निकालते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे, क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानेंगे बाबू, पहला वाला केस मानेंगे। अगर मान लो पॉपुलेशन नहीं दिया तो हम लोग मानेंगे आज इंडिया में हर जगह का पॉपुलेशन। अच्छा आपको बिजनेस मतलब अगर कोई एम्प्लॉयर का काम है तो वो गांव में होगा या शहर में होगा, 99% चांसेस है शहर में ही होगा। और कोई ऐसा शहर है जहाँ का पॉपुलेशन 40 लाख से कम हो बाबू, हर जगह का 40 लाख से ज़्यादा ही होगा। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन नहीं दिया हुआ तो 40 लाख से ज़्यादा है 10% ऑफ द सैलरी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर टैक्सेबल, इस केस में क्या होगा बोलिए तो, रेंट पेड, ठीक है। अभी में क्या है 10% ऑफ सैलरी, दोनों में क्या है, लोअर होगा, ठीक है। तो अब मान लो आरएफए निकालें, आरएफए निकाल दिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब मान लो कोई फर्नीचर दिया हुआ है तो हम लोग फर्नीचर का वैल्यू ऐड करेंगे, कितना, 10% वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ठीक है। अगर कोई हम लोग को इसमें लिया गया है, क्या नाम, कोई चीज अगर हम लोग को कोई भी अदर एसेट्स दिया गया है ना इसमें, क्या नाम, भाड़ा में या फेयर, मतलब वो रेंटल चार्जेस हम लोग लेंगे ना, तो रेंटल चार्जेस अगर होगा तो यहाँ पे ले लेंगे, क्लियर है। जो भी रेंटल चार्जेस होगा, रेंटल चार्जेस समझ रहे हो, फर्नीचर के साथ आपको और भी सामान दिया गया है, आपका एम्प्लॉयर आपको दिया है, तो जो भी एम्प्लॉयर दिया है तो खरीद के तो नहीं दिया होगा, भाड़ा में दिया होगा, क्लियर है। तो जो भी एक्सपेंस इनकर्ड होगा एम्प्लॉयर का, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे।
अब यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब मान लो अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट कौन किससे रिकवर्ड हो जा रहा है, कुछ भी अमाउंट रिकवर्ड हो रहा है माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा टैक्सेबल। ये दोनों केस में बता रहे हैं, दोनों केस में, ठीक है, इस केस में और इस केस में, दोनों केस में एक होगा। आरएफए निकाल लेंगे या इस तरीके से निकालेंगे या इस तरीके से निकालेंगे, यहां लिख देंगे। देखेंगे फर्नीचर दिया हुआ है, अगर फर्नीचर दिया हुआ 10% ऑफ द फर्नीचर ले लेंगे, ठीक है ना। अगर कोई और एसेट्स दिया हुआ है, अगर कोई और एसेट्स दिया हुआ है तो उसका जो भी चार्जेस होगा वो ले लेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे और अमाउंट कुछ रिकवर्ड हुआ वो ले लेंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम बताते हैं ना कि आरएफए ये तो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया गया। अब मान लो ना आपका एम्प्लॉयर आपको 2-2 घर दे दिया है, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका रूल्स थोड़ा ट्रीटमेंट अलग है। अब यहाँ पे क्या हेडिंग डालेंगे? अकोमोडेशन मतलब रहने का जगह आपको 2 जगह दिया है, समझ में आया? 2 अकोमोडेशन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जैसे हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। एम्प्लॉयर है, देखो यहाँ पे देखिए बाबू, बात मत करिए, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। ये कौन है बाबू? एम्प्लॉई है। ये जो एम्प्लॉयर है क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को? आरएफए। दोनों केस में कोई भी एक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आरएफए प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद ना ये जो एम्प्लॉय है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये रहता कहाँ पे, कहाँ प्रोवाइड किया? मान लो कोलकाता में, कोलकाता में इसको रहता है। अब सडनली इसको काम के सिलसिले से ना 2-3-4 महीना के लिए ट्रेनिंग के लिए ना इसको बाहर जाना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग देगा, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, कंपनी का, और ये जो है ना दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे सिटी में जाके ट्रेनिंग देना होगा। तो ट्रेनिंग देने के लिए रहेगा कहाँ पे? भेज रहा है कौन? अरे एम्प्लॉयर भेज रहा है, मतलब कंपनी भेज रहा है, ये अपना मन से तो नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको रहने का इंतजाम कौन करेगा? कंपनी करेगा। तो मान लो अभी तो एक घर दिया है कोलकाता में, अब इसको कहाँ ट्रांसफर कर दे रहा है? इसका ट्रांसफर हो जा रहा है, इसी का ट्रांसफर हो जा रहा है, मान लो ट्रांसफर हो जा रहा है तुम्हारा लखनऊ में। लखनऊ में ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लखनऊ में कुछ दिन इसको रहना होगा। रहने का वजह क्या है? कुछ भी वजह हो सकता है, हम क्या रीजन बताएं आपको? कंपनी का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, वहां पे इसको क्या देना होगा? ट्रेनिंग देना होगा। और ट्रेनिंग में टाइम लगेगा, 3-4 महीना ट्रेनिंग चलेगा। तो 3-4 महीना कहाँ रहेगा, ठीक है। मान लो हो सकता है 6 महीना रहना हो, बात का बात है, ठीक है ना। तो लखनऊ में भी क्या प्रोवाइड किया है? आरएफए दिया है, रेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है। तो 2-2 जगह प्रोवाइड कर दिया है। तो सर इसका टैक्स कैसे निकालेंगे? एक ही इंसान पहले कोलकाता में कुछ दिन रहा, अब इसका ट्रांसफर कहाँ हो गया? लखनऊ में हो गया। तो अब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो इनकम टैक्स बोलता है पहला 3 महीना के लिए ना एग्जेम्प्ट होगा। पहला 3 महीना के लिए एग्जेम्प्ट होगा, मतलब कोलकाता जैसे आप उसको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया ना, मान लो पहले कोलकाता में रहता था, ठीक है ना, कोलकाता में हम लोग परक्यूजिट निकालेंगे जितना महीना रहा है। अब वो सडनली उसका ट्रांसफर हो चुका है लखनऊ में, तो अब जब वो लखनऊ गया तो अब उसके पास कितना घर है? जब वो कलकत्ता में रहता था, कोलकाता में रहता था, उसके 2 घर था नहीं, कुछ दिन बाद उसको ट्रांसफर किया गया। सर कितना दिन बाद ट्रांसफर किया? मान लो 3 महीना बाद ट्रांसफर किया गया। हम लोग का साल होता है अप्रैल, अप्रैल में जून में यहाँ रहा, जुलाई से इसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये भी घर होल्ड करता है, ये भी घर होल्ड करता है, ऑक्यूपाई करता है। तो अब आपको कैसे टैक्सेबल निकालना होगा? इस केस में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसका नया वर्जन एडवांस है, अब इसको कैसे ट्रीटमेंट करना होगा हम लोग को। यहाँ तक समझे? अप्रैल में जब साल स्टार्ट हुआ तो कितना घर था इसके पास? एम्प्लॉय के पास एक ही घर था। इसको क्या मालूम कि 3 महीना बाद इसका ट्रांसफर हो जाएगा? इसको क्या, किसी को थोड़ी ना मालूम होता है, इसको पता नहीं था। तो इसको एक घर था। अब जब ये 3 महीना बाद अप्रैल में जून तक यहाँ रहा, जुलाई में जब इसको लखनऊ में ट्रांसफर किया तो अब ये कहाँ रहता है? लखनऊ में। यहाँ अब इसका फैमिली कहाँ पे है? कोलकाता में। किसका घर दिया हुआ है? वो वाला एम्प्लॉयर का। यहाँ किसका घर दिया हुआ है?
तो टैक्स लगेगा। तो रूल्स क्या है ना, अगर दो दो घर दिया जाता है, मतलब अब मान लो इसको परमानेंटली यहीं पे रहना होगा, ऐसा भी केस हो सकता है। जब एम्प्लॉयर दो दो घर दिया जाता है, तो जब उसके पास एट अ टाइम एक साथ दो घर है ना, तो पहला 3 महीना पे टैक्स नहीं लगता है। पहला 3 महीना पे टैक्स नहीं लगेगा, पहला 3 महीना पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 3 महीना के क्रॉस हो जाएगा, 3 महीना, देखो पहला 3 महीना को हम लोग एग्जेम्प्ट मानते हैं, पहला 3 महीना पे हम लोग को टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक पहले बताओ, यहाँ तक हम लोग क्या समझे? यहाँ तक हम लोग क्या समझ में आया? बोलो बोलो, कौन बोलेगा? अमान, यहाँ तक क्या समझ में आया? ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय को कोलकाता में घर दिया था, घर दिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रांसफर कर दिया। तो कोलकाता में तो इसको टैक्सेबल था ना। जब इसके पास आ चुका है ना, दो दो घर आ चुका है, तो पहला 3 महीना में क्या होता है बाबू? एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। उसके बाद पहला 3 महीना में एग्जेम्प्ट होगा, मतलब क्या होगा ना, हम तुमको यह बता देते हैं कि जो छोटा अमाउंट है वही टैक्सेबल होगा। मतलब दोनों घर का हम लोग निकालेंगे, दोनों घर का निकालेंगे, जो छोटा अमाउंट होगा वही टैक्सेबल होगा। और दूसरा मतलब जब 3 महीना क्रॉस हो जाएगा ना, तो दोनों घर टैक्सेबल होगा। हम तुमको अभी एक एग्जाम्पल करवाएंगे, तब तुमको समझ में आएगा। अच्छा, हम एक बार फिर ओरली आपको बता रहे, पहले समझिए। कोलकाता में 3 महीना रहा, कब से रहा? अप्रैल टू कब रहा बोलो तो? जून रहा, ठीक है। और यहाँ 1 जुलाई से चला गया है। तो बोला जाता है कि जब भी इसको नया जगह शिफ्टिंग दिया गया है ना, तो 3 महीना इसको लगेगा, और इसको डिसाइड करना होगा कि एक घर में रहेगा, एक घर छोड़ना होगा, ठीक है ना। समझे हम क्या बोले? अप्रैल टू जून यहाँ रहा, अब 1 जुलाई से इसको ट्रांसफर दिया गया, लखनऊ में ट्रांसफर दिया गया, अब यहीं ये रहेगा। तो अब तो कोलकाता में भी रह रहा है, RFA मतलब इसको लखनऊ में भी रह रहा है। तो हमको ये बताना होगा, मतलब इसको एम्प्लॉय को ये बताना होगा कि कौन सा घर आप मतलब आपको ना रिलीज कर रहे हो, अपने तरफ से छोड़ रहे हो। ये कुछ छोड़ा नहीं, मान लो ये रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये 31 दिसंबर तक रहा, 31 दिसंबर तक रहा यहाँ पे। तो पहला केस है, जो कोलकाता वाला घर है वो कितना महीने के लिए टैक्सेबल होगा? 3 महीना के लिए। और जो लखनऊ वाला घर है, तो लखनऊ वाला घर है, हम लोग का रूल्स क्या है, जब आपके पास एट अ टाइम 2 घर आ जाता है ना, तो फॉर द फर्स्ट 90 डेज, पहला 3 महीना के लिए ना एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है हम लोग निकालेंगे, दोनों घर का कैलकुलेशन करेंगे। जो छोटा, जो मतलब समझ रहे हो ना, जो बड़ा अमाउंट होगा, जो हम लोग का बड़ा अमाउंट होगा, वो हम लोग क्या कर देंगे? एग्जेम्प्ट कर देंगे। जो छोटा अमाउंट होगा वही टैक्सेबल होगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट टैक्सेबल करेंगे, इसका जो ग्रॉस सैलरी है वो बड़ा हो जाएगा, इसको ज़्यादा अमाउंट टैक्स देना होगा। तो इसके पास कितना महीना का टाइम रहता भाई? 3 महीना का टाइम रहता बताने के लिए कौन सा घर ये रिलीज कर रहा, छोड़ रहा है, सरेंडर कौन सा घर कर रहा है। ये अब मान लेते हैं ना, ये कोलकाता वाला घर छोड़ा है तुम्हारा 31 दिसंबर में, तो इसका मतलब तुम्हारा पहला 3 महीना पे पूरा निकालेंगे, और दूसरा 3 महीना पे दोनों घर ऑक्यूपाई किया है। देखो पहला 3 महीना तक यही वाला घर था, दूसरा 3 महीना में हम लोग ये देख रहे हैं ना कि इसके पास ये भी घर है और ये भी घर है। तो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ भी वर्किंग करना होगा, यहाँ भी वर्किंग करना होगा। दोनों में से जो छोटा होगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। दोनों में से जो बड़ा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर 3 महीना बाद, सर 3 महीना बाद, अच्छा इसके पास लखनऊ वाला घर मिला 1 जुलाई में, तो इसको डिसाइड करके कब बताना होगा, कब तक इसको टैक्स नहीं लगेगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर में ये बंदा को इंटीमेट करना होगा अपने एम्प्लॉयर को। क्या इंटीमेट करना होगा? कि कौन सा हम घर रहेंगे, कौन सा घर हम छोड़ेंगे। ये इंटीमेट कब किया है? 31 दिसंबर में। कोई एक घर रह रहा, कोई एक घर छोड़ दे रहा है। अब 31 दिसंबर में बताया, मतलब इसको बताना था। अब कितना डिले किया बताने में बोलो? 3 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। पहला 3 महीना तक तो हम लोग का घर में हम माफ कर दे रहे, जो बड़ा अमाउंट हो रहा है वो हम माफ कर दे रहे, जो छोटा अमाउंट हो रहा है वही टैक्सेबल हो रहा। अब जो नेक्स्ट 3 महीना आ रहा है ना, नेक्स्ट 3 महीना आ रहा, दोनों घर के ऊपर इसको टैक्स देना होगा।
और फिर 3 महीना, हर क्वार्टर, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। लास्ट वाले क्वार्टर में इसके पास कौन सा घर है? कौन सा वाला घर है बाबू? कोई भी एक घर है, मान लो लखनऊ वाला है, तो उसमें उसको टैक्स देना होगा। अब कोलकाता वाला में टैक्स नहीं देना होगा। हम एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अभी तो ओरली बोला, हो सकता है समझ में नहीं आता हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी, लिख लीजिए बाबू। बेसिक सैलरी लिख लो 25,000 पर मंथ। डीए लिख लो 5,000 पर मंथ, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड RFA इन कोलकाता, ठीक है। ऑन, हम वही वाला डेट लेते ताकि आपको समझ में आए। ऑन 1 जुलाई he was transferred to लखनऊ, ठीक है। देखो यहां तक लिखे, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड RFA इन कोलकाता ऑन 1 जुलाई, ठीक है। ऑन 1 जुलाई ही वॉज ट्रांसफर टू लखनऊ, ठीक है। 1 जुलाई में ही कहा उसको ट्रांसफर कर दिया? लखनऊ में। प्रोवाइडेड RFA, उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, फॉर विच एम्प्लॉयर पेज ₹1500 पर मंथ एज रेंट, ठीक है। ऑन 31 दिसंबर he surrendered, ठीक है। कोलकाता ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? कंप्यूट करना है ग्रॉस सैलरी। देखो सवाल हम वही लिखे हैं, HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी। एक बार हम डिक्टेट कर देते हैं हम क्या बोले हैं। बोला एम्प्लॉयर प्रोवाइड किया RFA कोलकाता में ऑन 1 जुलाई, ठीक है ना। ही वॉज ट्रांसफर टू लखनऊ, लखनऊ ट्रांसफर कर दिया। प्रोवाइडेड RFA फॉर विच एम्प्लॉयर पेज 1500 रुपया पर मंथ, ठीक है ना, एज रेंट। ऑन 31 दिसंबर ही सरेंडर, कोलकाता का घर, कोलकाता का हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दिया? वो सरेंडर कर दिया। मतलब अब उसको पार्ट 31 दिसंबर में वो सरेंडर कर दिया, तो 1 जनवरी फरवरी में 3 महीना उसके पास कौन सा घर है? सिर्फ लखनऊ वाला घर है। तो पहला 3 महीना उसके पास सिर्फ कोलकाता वाला घर है, दूसरा 6 महीना तक उसके बाद दोनों वाला घर है, ठीक है ना। और लास्ट वाला 3 महीना उसके बाद क्या है? सिर्फ लखनऊ वाला घर है। तो जो 6 महीना दोनों घर ऑक्यूपाई करता है ना, उसका 2 पार्ट करेंगे। 3 महीना में देखेंगे जो बड़ा अमाउंट हो रहा वो टैक्स एग्जेम्प्ट कर देंगे, छोटा अमाउंट होगा वो टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट 3 महीना क्या करेंगे हम लोग? दोनों घर टैक्सेबल कर देंगे। अभी हम जो बोल ले आपको एक फ्लो चार्ट बना के हम दिखाएंगे। यहाँ तक तो कुछ समझ में आया? जब 2-2 घर दिया तो हम क्या करेंगे? हम लोग आगे चलते हैं। चलो इसमें और भी कुछ रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको 2 घर वाला केस समझाना। बाकी तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, DRA मतलब डियरनेस अलाउंसेस, वो सारा चीज तो आपको पहले से पता है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको जब 2 घर वाला केस रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये वाला केस, अच्छा यहाँ हमको ये बता दो कि जब वो कोलकाता में है तो वो ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, ये वाला केस आएगा या ये वाला केस आएगा? कोलकाता में कोई भाड़ा दे रहा है एम्प्लॉयर,
देखो यहाँ पे क्या, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड आरएफए इन कोलकाता, कुछ बोला नहीं है। अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड किया आरएफए रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसके बदले में कुछ वो चार्ज कर रहा है अपना एम्प्लॉय से, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में। एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है क्या, एम्प्लॉयर किसी को रेंट दे रहा है, ये भी नहीं बोला। तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, कोलकाता वाला घर का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर। तो जब एम्प्लॉयर खुद का मालिक है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है, तो 3 केस है। तो हम क्या बोले, जब आपको पॉपुलेशन नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे, 10% ऑफ द सैलरी। अब वो जब लखनऊ में गया है तो वो वाला कौन सा केस है, ये वाला केस या ये वाला केस, ये वाला केस डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में जो एम्प्लॉयर है वो 1500 रुपया क्या दे रहा है। देखो एम्प्लॉयर पेज 1500 रुपया पर मंथ एज रेंट, क्योंकि उसको लखनऊ में अकोमोडेशन दिया। तो इसका मतलब जो लखनऊ में अकोमोडेशन दिया एम्प्लॉयर मालिक अपने एम्प्लॉय को, वो घर किसका है, किसी और का है। तो ये वाला केस आएगा। समझ में आया दोनों केस कैसे हम लोग समझेंगे। तो चलो एक बार हम लोग ना चार्ट बना लेते हैं, फ्लो चार्ट की कैसे होगा। अच्छा यहां तक जो किए हम लोग को समझ में आया बाबू, हम लोग क्या किए। चलो साल स्टार्ट होता है अप्रैल से। देखिए बाबू अप्रैल टू क्या होगा, बोलो तो क्या होगा, अप्रैल टू जून कितना महीना हो रहा बाबू, अप्रैल टू जून 3 महीना हो रहा। अच्छा 3 महीना में, पहला 3 महीने में उसके पास कितना घर है, एक घर है, कोलकाता वाला है। वो ओन बाय द एम्प्लॉयर है, डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर, ओन बाय द एम्प्लॉयर है। अगर प्रॉपर ओन बाय द एम्प्लॉयर है तो 3 केस आता है। पॉपुलेशन के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम लोग क्या मानेंगे, अबव 40%, अबव 40 लाख, तो 10% ऑफ द सैलरी। और सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। याद आ रहा ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कोलकाता वाला कर लेते हैं, कोलकाता का हेडिंग डाल देते हैं। हम लोग पहले हेडिंग क्या लिख लेंगे, बोलिए पहला हेडिंग क्या होगा, कोलकाता। दूसरा हेडिंग क्या होगा, लखनऊ। तीसरा हेडिंग क्या होगा, टैक्सेबल परक्यूजिट। ठीक है, ये 3 होगा। यहां पे होगा हम लोग का वर्किंग, और यहां पे होगा डेट होगा। ठीक है, तो हम लोग 1 2 3 4 कॉलम हम लोग बनाएंगे। हम डेट ऊपर में लिख दिए गलती से, तो हम यहां पे लिख देते हैं। बोले समझे, बोलो डेट में क्या होगा, पहला अप्रैल टू, बोलिए ना बाबू, अप्रैल टू कितना महीना हो रहा, 3 महीना हो रहा। अब हम लोग वर्किंग करेंगे। 3 महीना में उसके पास कौन सा घर है, कोलकाता वाला घर है, कोलकाता वाला घर है या लखनऊ वाला घर है, कोलकाता। अच्छा तो पहला कोलकाता में ओन बाय द एम्प्लॉयर है, डज नॉट ओन बाय द एम्प्लॉयर है, ओन बाय द एम्प्लॉयर है। तो ओन बाय द एम्प्लॉयर में हम लोग क्या करते हैं, 3 के सारा। तो यहां पे लिखेंगे 10% ऑफ द सैलरी। क्या लिखेंगे, 10% ऑफ द सैलरी। ठीक है, तो जब 10% ऑफ द सैलरी लिखेंगे हम लोग, यहां सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। बेसिक डीए प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस क्या लेंगे बाबू, क्या लेंगे हम लोग, बेसिक लेंगे, बोलिए बाबू, बेसिक लेंगे, डीए लेंगे प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेंगे। अब हम लोग कितना महीने का सैलरी निकालेंगे, बोलिए 3 महीने का निकालेंगे। बोलो 3 महीने का, अगर 1 महीने का सैलरी, देखो यहाँ पे 1 महीने का सैलरी 25,000 है, तो 3 महीने का कितना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, 1 महीने का लेके करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25,000 प्लस डीए कितना है, 5,000 है। और कुछ है टैक्सेबल अलाउंसेस में, कुछ है होता तो लेते। ठीक है, इसको ऐड करके मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से करेंगे। निकालो 3 से कितना आ रहा है, 90,000। अब इसका कितना परसेंट निकालेंगे, 10% निकालेंगे। बोलो कितना आया, 9,000। तो ये जो 9,000 है, ये कहां पे लिखेंगे,
कोलकाता में लिखेंगे, लखनऊ में नहीं लिखेंगे। तो पहला घर के लिए 3 महीने के लिए कितना आएगा, 9,000 पर मेरा टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। समझे हम कैसे किए, ठीक है। चलो दूसरा महीना आ जाओ। दूसरा महीना कब से स्टार्ट होगा, पहले यहां तक लिखो। दूसरा कब से स्टार्ट होगा बोलो तो, जून, जुलाई टू तो 3 महीना, पहला 3, ऐसे 6 महीना हो रहा है, लेकिन हम लोग 3-3 महीना में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो 3 महीने में, क्योंकि रूल्स बोलता है पहला 3 महीना में जो एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्ट क्या होगा, जो बड़ा अमाउंट होगा एग्जेम्प्ट कर देंगे, जो छोटा अमाउंट होगा टैक्सेबल कर देंगे। तो जुलाई टू क्या करेंगे बाबू, अब इसके पास ये 3 महीना में, इस दरमियान में, ड्यूरिंग दिस पीरियड इसके पास कितना घर है, 2 घर है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग को वर्किंग निकालना होगा। ये वर्किंग तो सेम निकलेगा, ये वर्किंग सेम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। चलो वर्किंग निकालते हैं। जो कोलकाता में है, ये भी तो कोलकाता वाला था ना, हम यहाँ कोलकाता लिख देते, फिर कोलकाता वाला निकालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे सेम एज अबव, सेम एज अबव। कैसे, 90,000 का 10% कितना आएगा, 9,000 आएगा ना। तो यहां पे कितना लिखेंगे, फिर 9,000 लिखेंगे। अब इत्तेफाक से उसके पास लखनऊ वाला भी घर है, लखनऊ वाला घर है कि नहीं है। तो अब लखनऊ वाला घर का क्या रूल्स होगा था, रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना पे कर रहा है लखनऊ वाला में, रेंट कितना पे कर रहा है, 1500 इंटू 3 कितना आ चुका है बाबू, 4,500 रेंट पेड। और 15% 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ। अच्छा सैलरी तो हम लोग काउंट कर लिए हैं ना, 3 महीना का तो 90,000 सैलरी निकलेगा, उसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 9,000 आएगा। दोनों में से छोटा कौन सा बाबू, लोअर कौन सा है, 4,500। अच्छा यहाँ पे कोई अमाउंट रिकवर करता एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से तो माइनस कर देते। तो ये 4,500 हम लोग कहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। अब पहला 3 महीने के लिए हम लोग क्या पढ़े, दोनों में से ज्यादा कौन सा है, जो ज्यादा कौन सा है 9,000, वो हम लोग का एग्जेम्प्ट हो जाएगा। टैक्सेबल क्या होगा, 4,500। समझे, क्योंकि पहला 3 महीना में आपको छूट दिया गया है। दोनों में से कौन सा अमाउंट, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और छोटा वाला क्या हो जाएगा। अब देखो वो सरेंडर कौन सा वाला घर किया है, कोलकाता वाला। तो वो कब किया है, दिसंबर में, ठीक है ना। तो अभी भी 3 महीना हम निकालेंगे, 3 महीना तो दोनों टैक्सेबल होगा। अब दिसंबर के बाद से सिर्फ एक घर टैक्सेबल होगा। तो अब बताइए विजिबल है, यहां बोलो। आप क्या करेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर क्या होगा, सेम एज अबव, वर्किंग सेम होगा। यहां पे कितना आएगा बोलिए, 9,000। और यहां पे कितना आएगा, 4,500। यहां पे कितना आएगा बोलो, 13,500, 13,500, ठीक है। चौथा केस, 1 जनवरी टू मार्च। अब कितना घर है उसके पास, एक ही घर है। कौन वाला घर है, लखनऊ वाला है। तो लखनऊ का हम लोग वर्किंग कैसे किए थे, सेम एज अबव। कितना निकाले थे, 4,500। लखनऊ का क्या किए थे हम लोग, सेम एज अबव। लखनऊ वाला कितना आया था हम लोग का, बोलो 4,500। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 4,500। दोनों को ऐड करो सबको, 31,000, 31,500। ये कहाँ लिखेंगे, ये वर्किंग है। जब सैलरी बनाएंगे तो 31,500 वहां पे लिखेंगे। आप इसको एक बार अच्छे से कॉपी करो, जहां नहीं समझ में वहां से पूछना।
एक बार बाबू इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। पहला 3 महीने के लिए उसके पास लखनऊ वाला घर नहीं था, ये घर था, टैक्सेबल हो गया। दूसरा महीना के लिए मतलब दूसरा 3 महीना के लिए उसके पास 2 घर है। तो हम लोग यहाँ पे सर 2 घर है, वो तो दिसंबर तक दोनों घर और होल्ड करता है, तो आप 3 महीना में क्यों किए? तो इनकम टैक्स बोलता है पहला 3 महीना के लिए जब उसके पास जैसे फर्स्ट टाइम उसके पास जब 2 घर आता है ना, 2 घर होता है, वो 2 घर होल्ड कर रहा है, तो पहला 3 महीना के लिए, पहला 90 डेज के लिए, पहला 3 महीना, पहला 90 डेज के लिए हमको देखना होगा ना कि जो दोनों घर का हम लोग वर्किंग करेंगे, देखेंगे जो ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट कौन सा है बाबू? 9,000। हम इसको क्या कर दिए? एग्जेम्प्ट कर दिए और ये वाला टैक्सेबल कर दिए। ठीक है, अब 3 महीना खत्म हो गया, अक्टूबर तक खत्म हो गया ना, अक्टूबर से दूसरा महीना स्टार्ट हो गया। 30 सितंबर कब खत्म हो रहा? 3 महीना 30 सितंबर को खत्म हो जा रहा। अब 1 अक्टूबर से दूसरा महीना स्टार्ट हो जा रहा है। अब देखो अक्टूबर से दिसंबर वो दोनों घर ऑक्यूपाई किया है ना, तो उसका टैक्सेबल कितना निकला? टैक्सेबल परक्विजिट 13,500। अब वो सरेंडर किया 31 दिसंबर में, मतलब जनवरी टू मार्च उसके पास कितना घर है? 1 घर है, ये एक ही घर है, ये वाला कोलकाता वाला वो सरेंडर कर दिया, तो लखनऊ वाला टैक्सेबल होगा। तो ये टैक्सेबल परक्विजिट है, सबको ऐड कर लिए, कितना आया? 31,500। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ में आया है। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ तक उतार लो, कॉपी कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बाबू आपको डबल अकोमोडेशन वाला अगर घर दिएगा तो कैसा ट्रीटमेंट होगा हम लोग को समझ में आ गया। तो अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे लोन फैसिलिटीज। लोन फैसिलिटीज, अगर लोन दिया गया, कौन दिया लोन बोलो तो हम लोग यहां पढ़ ले, अगर एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड कर रहा है? देखो बाबू यहां पे समझो, पैसा का जरूरत है एम्प्लॉय को, और जो एम्प्लॉयर है कौन क्या दे रहा है? लोन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग को ये समझना होगा कि ये परक्विजिट होगा कि नहीं होगा। परक्विजिट का मतलब क्या होता है, हम हर क्लास में रिपीट करते हैं। परक्विजिट का मतलब होता है एम्प्लॉय का कॉस्ट और एम्प्लॉयर का कॉस्ट और एम्प्लॉय का बेनिफिट। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? परक्विजिट कब आएगा बोलो? परक्विजिट का मतलब बोलो, एम्प्लॉयर का कॉस्ट इनकर्ड होना चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉय का बेनिफिट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? परक्विजिट। ठीक है, अगर ये एम्प्लॉय है, अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, तो तुमको लग रहा इस एम्प्लॉय का बेनिफिट है? बोलो, ये तो मार्केट से भी तो लोन ले सकता है। मार्केट का मतलब क्या हुआ? कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हुआ? जो लोन प्रोवाइड करता है, जैसे कि बैंक हो गया, ठीक है, एंड अदर इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग को यह समझना होगा कि एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कब होगा? एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कब होगा? जब कम में इंटरेस्ट मिलेगा ना। हम यहाँ 2-3 बैंक का एग्जांपल लेते हैं, मान लो SBI का लेते हैं। SBI का रेट है 10%, ठीक है, SBI का रेट है 10%। अगर आप SBI से लोन लेते हो तो आपको 10% का ब्याज इंटरेस्ट देना होगा SBI को। ठीक है, आप SBI से क्या लोगे? प्रिंसिपल लोगे, आप उसको अमाउंट रिटर्न करोगे, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस हो रहा 10%, उसको इंटरेस्ट बोलेंगे। अभी ये एम्प्लॉय जो है वो लोन लिया है, प्रोवाइड किया उसका एम्प्लॉयर। अब ये देखना होगा इसके लिए परक्विजिट है कि नहीं है। परक्विजिट कब होगा कि ये मार्केट रेट से, मतलब इसके लिए बेनिफिट कब होगा, एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट कब होगा? जब इसका एम्प्लॉयर मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट, मतलब कम में प्रोवाइड करे। तो एग्जांपल के तौर से अगर लोन लिया है कितना परसेंट में? 8% में। कितना बाबू? 8% पर एनम में। तो क्या बेनिफिट हुआ? कितना का बेनिफिट हुआ?
2% का। तो 2% किसके लिए टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, इसको टैक्सेबल परक्यूजिट बोला जाएगा। अगर सेम 10% एसबीआई भी दे रहा है, 10% एम्प्लॉयर भी दे रहा है, तो मेरे लिए बेनिफिट हुआ। बेनिफिट कहाँ से हुआ? मेरा एम्प्लॉयर हमको 10% में दे रहा है इंटरेस्ट, मतलब लोन प्रोवाइड कर रहा है, उस पर चार्ज कर रहा है 10% इंटरेस्ट। हम वो अपने एम्प्लॉयर से नहीं, या कोई बाहर से मार्केट से लोन ले लेते हैं, मान लो एसबीआई से लोन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो एसबीआई कितना चार्ज करेगा? 10%। तो मेरा बेनिफिट कहाँ पे हुआ? मेरा एम्प्लॉयर बोला हम आपको लोन दे रहे हैं, मेरे लिए बेनिफिट कब होगा? जब आप एसबीआई, सर आप बार बार एसबीआई का नाम क्यों ले रहे हैं? बहुत सारा बैंक है, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? आप आरबीआई का नाम ले लीजिए, आप एक्सिस बैंक का ले लीजिए, आप देना बैंक का ले लीजिए, आप यस बैंक का ले लीजिए, आप बंधन बैंक का ले लीजिए, आप यूको बैंक का ले लीजिए, आप पंजाब नेशनल बैंक का ले लीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली एसबीआई, क्योंकि बाबू रूल्स में लिखा हुआ आपको सिर्फ एसबीआई का देखना होगा। और कब देखना होगा? 1 अप्रैल में एसबीआई का कितना है, आपको एग्जाम में 4-5 बैंक का रेट दे देगा, नहीं लेंगे। एसबीआई मतलब कॉमर्शियल बैंक, जितना भी सरकारी काम होता है वो एसबीआई से होता है, इसको गवर्नमेंट बैंक बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग एसबीआई का रेट हमारे लिए रिलेवेंट है। आपको पेपर में ना 4-5 बैंक का रेट दे देगा, आपको एचडीएफसी का दे दिया, आपको एक्सिस बैंक का दे दिया, ना ही एचडीएफसी का लेना है ना ही एक्सिस का लेना है, हम लोग को लेना किसका है? एसबीआई का लेना है। और एसबीआई का कब का लेना है? आपको पूरा साल भर में 4-5 हर क्वार्टर में रेट दे दिया, आपको देखना होगा 1 अप्रैल में, 1 अप्रैल में क्या रेट था, उसी रेट से हम लोग को दिखना होगा कि एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, एम्प्लॉय के लिए परक्यूजिट कब होगा? चलिए हम बताते हैं, आपको बताना। ये एम्प्लॉयर का रेट है, आइए मार्केट या बैंक रेट है। बैंक रेट में हम लोग क्या पकड़ेंगे? सिर्फ मान लो एचडीएफसी का 5% है, लेंगे सर और ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। चलो हम यहाँ एचडीएफसी लिख देते हैं, एचडीएफसी रेट कितना है? 5%। सर हमको सिर्फ एसबीआई का लेना है, एचडीएफसी हो कोई भी अदर बैंक उसका देखना ही नहीं है, तो 5% से तो पहले कंपेयर होगा नहीं, कंपेयर होगा एसबीआई से। और एसबीआई का भी आपको 4-5 रेट दे देगा, तो हम लोग एसबीआई का कब लेना है? 1 अप्रैल का। चलो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि आप लोग बताना परक्यूजिट होगा कि नहीं होगा, बोलना। एम्प्लॉयर का रेट है 10%, अब बैंक का मतलब ओनली एसबीआई, बैंक का मतलब ओनली एसबीआई। जब भी बैंक बोलेंगे एसबीआई, उसका रेट 1 अप्रैल। तो बोलो बाबू 5% परक्यूजिट हुआ? नहीं हुआ। बैंक का 5% है, एम्प्लॉयर दे रहा 10% में, बेनिफिट हुआ? क्यों नहीं बेनिफिट हुआ? एम्प्लॉयर मेरा बेवकूफ बना रहा है। एम्प्लॉयर हमको क्या बोल रहा है? बेवकूफ बना दिया, नील हो जाएगा, परक्यूजिट नहीं होगा। उल्टा बोलते हैं 5% में हमको दे रहा है, अब बैंक का रेट है कितना %? बोलो परक्यूजिट हुआ? कितना % का हुआ? परक्यूजिट का मतलब फायदा हुआ। हाँ, कितना का फायदा हुआ? 5% का, ठीक है। ये 12%, ये 25% फायदा हुआ। अभी वही लोन अगर हम मार्केट से लेंगे ना, मेरा हालत खराब हो जाएगा। ₹1,00,000 लोन लेंगे तो 1,25,000 रिटर्न करना होगा, ठीक है। अगर हम इससे लोन लेंगे तो 1,12,000 रिटर्न करना होगा। मेरा कुछ पैसा बच रहा है, हाँ, जितना कितना बच रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है? 13%। 13% क्या आएगा? परक्यूजिट आएगा। तो सर कोई अमाउंट का लिमिट तो होगा जिसमें हम लोग निकालेंगे। अगर लोन का अमाउंट 1 से लेके 20,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर इंटरेस्ट ही काउंट नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे, इफ नोट लिखेंगे, इफ लोन प्रोवाइडेड अप टू ₹20,000, ठीक है ना, इट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट। याद रहेगा, इट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट। मतलब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब करेंगे? 20,000 से ज्यादा रहेगा। अभी हम बोलेंगे बाबू हमको ना मेरा एम्प्लॉयर ने ना लोन दिया है ₹10,000, थोड़ा हमको काम था, तो क्या उस पर इंटरेस्ट निकालना होगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब से करेंगे? अगर लोन का अमाउंट 20,000 से ज्यादा है। ये सारा झमेला कब आएगा? 20,000 से ज्यादा है। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना फाइनल अकाउंट में तो हम लोग सीखे ना, इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं।
क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लोन प्रोवाइडेड। अब जब भी हम लिखेंगे प्रोवाइडेड तो आपको पता होना चाहिए प्रोवाइड कौन किसको करेगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करेगा। तो लोन, बोलिए ना, लोन प्रोवाइडेड, बोलो लोन प्रोवाइडेड ₹25,000 ऑन 1 अक्टूबर एट 10% इंटरेस्ट। अब देते हैं आरबीआई का रेट है 20%, आरबीआई का रेट है 2%, एसबीआई का रेट है 15%। क्या होगा आंसर बाबू इसका? अच्छा, आरबीआई का देखना होगा, देखना किसका होगा? एसबीआई का। अच्छा, मान लो एसबीआई का रेट भी नहीं दिया है, अब तुम क्या करोगे? सर लिख देंगे क्वेश्चन गलत है, ऐसा क्वेश्चन कृपया करके बच्चा लोग को नहीं देने के लिए, इससे हम लोग का आत्मसम्मान थोड़ा खराब होता है, ऐसा नहीं देना। काइंडली सी यू, आप ऐसा क्यों करते हो? एसबीआई का रेट ही नहीं दिया तो आप लोग दिमाग लगाना। एक दो तरह का बच्चा होगा, एक बच्चा खुश हो जाएगा, बोलेगा क्वेश्चन गलत, फुल नंबर चाहिए, और कुछ टीचर भी होंगे सपोर्ट करेंगे इसके लिए, फुल नंबर, क्वेश्चन गलत, फुल नंबर। अब बाबू आपको टेस्ट करने मांग रहा है। जब कार का कैपेसिटी नहीं दिया था, छोटा कार था, बड़ा कार था, तो हम लोग क्या लिए? स्मॉल कार। यहाँ पे एसबीआई का रेट नहीं दिया तो आप लोग अज्यूम कर लेना, ऑलवेज अज्यूम करना, किसका बेनिफिट दिखाना। टैक्स कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा पढ़ लिख के टैक्स कंसल्टेंट बनो कि आप एसएससी का पैसा बचा पाओ, अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। समझ पा रहे हो ना? इनकम टैक्स का प्रोविजन को अप्लाई करके आप बचा पाओ। तो नोट लिख देना, ठीक है ना? सिंस द एसबीआई रेट इज नॉट गिवन सो वी हैव अज्यूम, एक रेट मान लेना। अब ये ऐसा रेट मानो कि उसको बेनिफिट हो, लॉस ना हो, उसको बेनिफिट हो, आपको ट्रीटमेंट करना होगा। तो कैसा रेट मानना होगा? ये कितना में दे रहा है? 10%। तुम 12% मान लेना या 15% मान लेना। समझ पा रहे हो? ऐसे ये सारा हाई लेवल में देता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जाम करिएगा तो वहाँ रेट नहीं देगा, लेकिन आपके लेवल में आपको रेट दिया ही रहेगा। और 99% आपको क्या देगा? 15,000, 10,000, 8,000, उसका कुछ करना ही नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट है। करना ट्रीटमेंट कब करना होगा? जब आपका लोन का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है, तब आपको देखना होगा एसबीआई का रेट कितना है और मेरा एम्प्लॉयर का रेट कितना है। अब बोलो, एम्प्लॉय का बेनिफिट हो रहा है कितना % का? बाबू प्लीज आरबीआई का मत देखना, अभी तक तो वही बताएं। अगर देखिएगा बोलिएगा सर 8% का बेनिफिट हो रहा है, आरबीआई को काट दो। आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहां बैंक अकाउंट थोड़ी ना खुलवाते हैं। लोन का जरूरत है तो हमको किसको अप्रोच करना होगा? कॉमर्शियल बैंक को ना, आरबीआई के पास थोड़ी आप जाइएगा। तो देखना होगा एसबीआई का रेट कितना है? 15%। और ये लोन कितना दे रहा है आपका एम्प्लॉयर? आपको कुछ फायदा हो रहा है? कितना फायदा हो रहा है? 5%। तो परक्यूजेट कितना निकलेगा? निकाल लो सॉल्यूशन। यहां पे कितना निकलेगा? 25,000 इंटू, बोलिए बाबू 25,000 इंटू कितना %? 5%। कितना महीना का? कितना महीना का बोलो? 6 महीना का। 6/12 कितना आएगा? 625। ये क्या होगा बाबू? टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। टैक्सेबल परक्यूजिट होगा, ठीक है ना? टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। अब सवाल होता है ना, अगर हम लोन का अमाउंट पे कर देते हैं तो जब जहां से पे किए ना, आप 2 इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेना। देखो बोर्ड में, देखो ध्यान दो। अगर आपका लोन का अमाउंट आप पे कर देते हो तो जहां से पे किए हो ना, देखो आपका लाइबिलिटी तो कम हो जाएगा ना। हम लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट निकाल ले। अभी एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड किया है लोन 25,000, तो एम्प्लॉय के ऊपर कितना लाइबिलिटी है? 25,000 का। तो 25,000 अगर हम लोन पे कर देते हैं तो मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा, तो मेरा परक्यूजिट वैल्यू भी तो कम हो जाता है। क्लियर है? तो जहां से पे करेगा वहां से हम लोग को 2 तरह का कैलकुलेशन कर देना होगा। अक्टूबर में लोन लिए, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। हम लोन तो लिए, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब हम लोग ये मानेंगे
हम लोग का क्लोजिंग डेट तक मतलब 31 मार्च तक हम लोन रिपे नहीं किए हैं, तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन कितना है, लाइबिलिटी कितना है, 25,000। 25,000 के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, मेरा सवाल होगा, हम इसी में थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। अगर बोलेगा ना कि आप 1 जनवरी में पेमेंट कर दिए हो, कितना अमाउंट, 20,000 रुपया। सर आप 1 जनवरी में पेमेंट कर दिया है 20,000 रुपया, मतलब लोन लिया था अक्टूबर में, तो अक्टूबर टू दिसंबर उसका लाइबिलिटी कितना था, 25,000। 25,000 3 महीना, 25,000 3 महीना, बाकी 3 महीना जनवरी टू फेब और मार्च 3 महीना उसके ऊपर लाइबिलिटी कितना था, 20,000। कितना पेमेंट किया है, 5,000 पे किया है या 20,000 पे किया है? अगर 20,000 पे किया है तो 5,000 लाइबिलिटी, अगर 5,000 पे किया है तो 20,000 लाइबिलिटी, एज द केस मे बी। हम लोग मानते हैं 5,000 पेमेंट किया तो लाइबिलिटी कितना है, 20,000 इंटू कितना परसेंट, 5% इंटू कितना मंथ, डिवाइडेड बाई, तो हम लोग दोनों ऐड कर लेंगे हम लोग। चलो एक बार लिख लो, सेम चीज लिखो जो अभी हम बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम चीज लिखना, खाली एक लाइन और ऐड कर लेना कि लोन रीपे किया है। लिख लिए? 5,000 पे रिपे किया। यहां तक कोई सवाल पूछना है? क्लियर हुआ? अब हेडिंग डालिए ना, एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। हेडिंग डालिए एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। क्या लिखना है, एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट लिखना है। एग्जेम्प्टेड परक्यूज का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो आज हम लोग पूरा कंटिन्यू नहीं करवा पाएंगे, यहाँ तक क्लास होगा, 1-2 ही नाम लिख पाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। अच्छा, पहला नाम क्या लिखना होगा, इफ लोन प्रोवाइडेड अप टू ₹20,000। तुमको याद रखना होगा, पहला पॉइंट क्या लिखना होगा, अगर लोन दिया है 20,000 तक, ठीक है ना, वो एग्जेम्प्टेड होता है। अगर 20,000 से ज्यादा होगा तभी उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरा है लैपटॉप प्लस कंप्यूटर प्रोवाइडेड, ठीक है ना, प्रोवाइडेड, ये क्या होता है, ये भी एग्जेम्प्टेड होगा। बाबू कुछ भी लिख दे, सेंटेंस में लैपटॉप और कंप्यूटर होगा, आपको बहुत तरीके से लिख देगा। बोलेगा ना कि जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को ना लैपटॉप और कंप्यूटर प्रोवाइड किया है ताकि वो ऑफिस का काम कर सके, और जब उसका ऑफिस का काम ओवर हो जाता है ना, उसका बच्चा लोग उस लैपटॉप में गेम खेलता है। ऐसा सेंटेंस बोलेगा, बोलो आएगा। कुछ सेंटेंस देखना नहीं, कहीं भी लैपटॉप और कंप्यूटर लिखा रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, इट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। सेंटेंस लिखेंगे और उसका अमाउंट क्या लिख देंगे, नील। इट इज एन एग्जेम्प्टेड परक्यूजेट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपको कोई भी सेंटेंस लिख दे, कुछ भी घुमा दे, आपको क्या देखना होगा, लैपटॉप और कंप्यूटर, बाद बाकी कुछ भी रहे ना, लैपटॉप और कंप्यूटर लिखा हुआ है ना, हम कुछ पढ़ेंगे नहीं। लैपटॉप और कंप्यूटर दिया हुआ ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को दिया है काम करने के लिए, बोला पार्ट टाइम में वो अपना गेम भी खेलता है, उसे इंस्टाग्राम भी चलाता है, उसे फेसबुक भी चलाता है, परक्यूजिट होगा, नहीं होगा, वो एग्जेम्प्टेड होगा। 3 नंबर में मोबाइल फोन दिया है, मोबाइल फोन नॉर्मली एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट होगा। इसका बिल कौन पे करता है भाई, एम्प्लॉयर पे करेगा। हमको मोबाइल फोन, मान लो हम कोई कंपनी में काम करते हैं, हमको मोबाइल फोन दिया गया, उसका बिल एम्प्लॉयर भरा, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, काम को आसानी कर पाए ना, हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाए, इसीलिए फ़ोन दिया जाता है। तीसरा क्या है, चाय नाश्ता पानी दे दिया गया। आपको अगर कॉफ़ी दिया गया, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जानते हो, जिसमें नशा ना हो, ठीक समझे,
रूह अफ़ज़ा का शरबत दिया, ठीक है ना, या मोहब्बत शरबत अभी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, आपको मोहब्बत शरबत, मार मोहब्बत शरबत आपको पगला कर दे रहा, चलो बेवफा का चाय पिला रहा है। ये जितना भी चीज़ आपको खाने पीने का सामान मिल रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा तुमको मालूम है, आपसे खाली काम करवाते रहेंगे ना, आपका इंटरेस्ट मतलब दिल दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा। हम लोग इंसान का है ना लालच भी रहता है। देखेंगे वहाँ कैपेचिनो का मशीन रखा हुआ है, जाएंगे हल्का कॉफ़ी वगैरह पिएंगे, मज़ा भी आएगा, दिल घबराएगा, बोतल में भर लेंगे, घर ले जाके भी पिएंगे, दोस्त को भी पिलाएंगे, पीते रहेंगे। तो ये सारा चीज़ हम लोग को मुहैया प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, ताकि हम लोग का वर्क फ्लो जो मैनेजमेंट है काम चलता रहे। समझ में आया? चाय दे दे रहा, कॉफ़ी दे दे रहा, इसे जब चाय कॉफ़ी आता है ना हम लोग का टेंशन भी हो जाते हैं, अरे अभी मिलेगा, थोड़ा काम वगैरह भी करे, है कि नहीं? इंसान का ये होता है, खाने पीने का सामान आ रहा, अब हम जानबूझ कर कंप्यूटर में कर रहे, लो एम्प्लॉयर ले लो, हाँ रुकिए ना, रुकिए सर काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव हम दिखाने भी मांगते, देखिए ना हम कॉफ़ी ले रहे हैं, इसके बदले में हम काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और कॉफ़ी टाइम टू टाइम अगर कॉफ़ी चाय पानी नॉन अल्कोहलिक बिवरेज अगर मिलता रहेगा ना, तो हम काम करने में दिल भी लगेगा, है कि नहीं? वही हम 10-20 रुपये का चाय अपना पॉकेट से पियेंगे, इधर चाय बिस्कुट आराम से मार रहे हैं, बिस्किट नहीं देता बिस्कुट देता है। अगर चाय बिस्कुट अगर हमको मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज कर देगा, आपको बोलेगा ना आपको टी दे रहा, आपको कॉफ़ी दे रहा ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। समझ में आया? आप जब भी काम कर रहे हो, 8 घंटा का आपका शिफ्ट है, आपको चाय नाश्ता पानी चल रहा है, 3-4 राउंड आप चाय पी लिए हो, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको तो पैसा थोड़ी मिलेगा, मतलब उसके लिए आपको टैक्स थोड़ी देना होगा, वो तो कर्तव्य है, वो तो फर्ज है। एग्जाम्पल के तौर से आप कहीं मेहमानी में जाते हो, दावत ववत में जाते हो मेहमान बन के, तो आपको नाश्ता वास्ता फैलाया जाता है आपके सामने, आप जो दिल घबराता है आप खा पी लेते हो, आपसे उससे पैसा थोड़ी मांगा जाता है, ठीक है। आप चाहे गिफ्ट लेके जाओ या ना लेके जाओ, वो तो कर्तव्य है ना भाई, कि हम आपको इतना चीज़ तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे ही। तो समझ में आया? नाश्ता में क्या लिख सकते हैं हम लोग? सर नाश्ता तो बहुत होता है, सब प्यारे कबाब भी मिल सकता है, नाश्ता पानी कुछ भी होगा वर्किंग आवर्स में दिया जाएगा, वो क्या होगा बाबू, हम लोग का एग्जेम्प्टेड होगा। दो तीन नाश्ता का नाम बोलो। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का मतलब पीने का चीज़। सर बंगाली में चाय हम लोग पीते नहीं खाते हैं, तो वो एक्सेप्शनल है, चाय भी रहेगा तो हम लोग उसको पिया, मतलब जो भी पीने का है जिससे नशा ना हो, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जैसे टी हो गया, जैसे कॉफ़ी हो गया, और एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, जो भी क्या दिया हम लोग को, जो भी स्नैक्स मिल रहा है हम लोग को, लिख लेना, जो भी स्नैक्स मिल रहा है हम लोग को, टी स्नैक्स लिख लेना एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट। स्नेक का मतलब सांप होता है बाबू। हम लोग चाइना में होते हैं तो एक तो कोबरा पकड़ के दे देता, जाओ भूंज के खा लो, लेकिन हम लोग इंडियन टैक्स पढ़ रहे हैं, चाइना वगैरह में नहीं है। तो बाबू ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है ना। चाय नाश्ता पे ख़त्म किए हम लोग, और इंशाल्लाह ताला चाय नाश्ता से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।